हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे जैव प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा। एक सामान्य सी परिभाषा देखें तो तकनीकी की वह शाखा जिसमें हमारे जीवधारियों तथा जैविक प्रणालियों का उपयोग करके हमारे ऐसी तकनीकी की ऐसी शाखा जिसमें जीवधारियों और जैविक प्रणालियों का उपयोग करके ऐसे उत्पाद विकसित किए जाते हैं जो हमारे मनुष्य और जो हमारे जीव है दोनों के लिए उपयोगी हो, तो वह तकनीक हमारी जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। यदि एक ऑथेंटिक परिभाषा की बात करें, ऑथेंटिक परिभाषा देती है हमारी जैव विविधता सम्मेलन, जो हमारा CBD सम्मेलन हुआ था 1992 का, जिसे हमारे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो उसके अनुच्छेद 2 के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग जिसमें जैविक प्रणालियों, सजीवों या फिर व्युत्पन्न पदार्थों का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्पादन या फिर प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण के लिए किया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? हमारी तकनीक जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। और ये परिभाषा किसने दी थी? जैव विविधता सम्मेलन CBD 1992 के अनुच्छेद 2 के अनुसार। मतलब कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग जिसमें जैविक प्रणालियों, सजीवों या व्युत्पन्न पदार्थ का, तीनों चीज़ें शामिल की गई इसके अंदर, जैविक प्रणालियों, सजीवों या फिर व्युत्पन्न पदार्थ का उपयोग करके किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्पादन या फिर प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में किया जाता, तो उसे क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब शुरुआत से आज जैसी जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, क्या शुरू से वैसी ही थी, उसकी बात करें। सबसे पहले एक प्रथम युग आता है, इसका फर्स्ट एरा आता है 1800 सन से पहले का। सन 1800 से पहले जैव प्रौद्योगिकी किस स्तर पे थी उसकी बात करें। समय काल की बात करें, 10,000 BC से लेकर 3000 BC तक की बात करते हैं। प्रमुख कार्य उस समय क्या होते थे? जैसे कृषि की जाती थी, बीजों का चयन होता था, सिरका, पनीर, मदिरा, दही, ब्रेड का विकास। तो इस तरह के छोटे मोटे जो कार्य होते थे बायोटेक्नोलॉजी की श्रेणी में आते थे। आधार की बात करें तो यह युग क्या था? पूर्णतः मानवीय अनुभव का युग था। ये युग कैसा था? पूर्णतः मानवीय अनुभव का युग था। इसके अंदर लोग अनुभव के जरिए चीज़ें सीखते थे और अगली पीढ़ी को अपना ज्ञान देते थे। मतलब पूरी तरह से तकनीकी नहीं था ये युग। दूसरा युग आता है सन 1800 से लेकर 1920 तक का युग। सन 1800 से लेकर 1920 तक का युग की बात करें, प्रमुख विकास हुआ मेंडल ने अपने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। इसी दौरान क्या था? मेंडल ने अपने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। सबसे महत्वपूर्ण खोज की बात करें, इस दौरान क्या हुई थी? लुई पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन या किण्वन क्रिया की खोज की गई थी। किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा किण्वन या फिर फर्मेंटेशन की खोज की गई थी। शब्दावली की बात करें, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी शब्द है ये किसने दिया था? कार्ल एरेकी ने। किसने? कार्ल एरेकी ने 1919 में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आप इसे याद रखेंगे, कार्ल एरेकी ने 1919 में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आधार की बात करें तो ये युग था हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो माइक्रोबायोलॉजी पर आधारित था। आप इसे याद रखेंगे। जो दूसरा युग है, तो दूसरा युग किस पे आधारित था? सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी पर आधारित है। तो 3-4 चीज़ें देखी। इस दौरान सबसे बड़ी खोज की बात करें तो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। किसने? मेंडल ने। वो प्रमुख विकास की बात करें तो मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। खोज की बात करें तो लुई पास्चर ने किण्वन या फर्मेंटेशन की खोज की। शब्द किसने दिया? कार्ल एरेकी ने 1919 में। और किस आधार पर चला था दूसरा युग या सेकेंड एरा? हमारे माइक्रोबायोलॉजी पर। अब तीसरे एरे की बात करें, तीसरे युग की, ये 1920 से लेकर 1950 तक चला था। 1920 से 1950 तक चला था। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या हुई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। जो पेनिसिलिन की खोज किसने की? हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। काम की बात करें तो दवाओं के विभिन्न प्रयोग किए गए और नई नई खोजों का विकास किया गया था इस दौरान 1920 से 1950 तक। और चौथे युग की बात करें जो 1950 से लेकर अब तक चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी खोज की बात करें तो वो क्या हुई थी? हमारे वॉटसन और क्रिक ने 1953 में DNA की संरचना की खोज कर ली थी कि DNA किस प्रकार दिखाई देता है, द्विकुंडलित संरचना होती है। इसके बारे में हमें पता चल गया था। किसके माध्यम से? वॉटसन और क्रिक के माध्यम से। आधार की बात करें तो यह आधुनिक युग अणुजैविकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और आणविक जो आनुवंशिकी है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इस पर आधारित युग था। तो इस तरह हमने जो इतिहास था इसको 4 भागों में देख के पढ़ा। अब हम देखेंगे इसका आधार क्या है? हमारा DNA के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका नाम आप पूरा नाम याद रखेंगे। पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
परिभाषा की बात करें, डीएनए पूछे तो डीएनए क्या होता है? तो कोशिकाओं के गुणसूत्र में, क्या कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो तंतुनुमा अणु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डीएनए कहते हैं। एक साधारण सी परिभाषा है कि कोशिकाओं के गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु होते हैं उनको डीएनए कहते हैं। अब डीएनए की बात करें, डीएनए काम क्या करते हैं? तो इसमें क्या आनुवंशिक कूट निहित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आगे हम देखेंगे किस तरह से कूट बनते हैं। तो डीएनए के अंदर क्या आनुवंशिक कूट, जिन्हें हम जीन कहते हैं, वो निहित होते हैं। जो जीन या कूट क्या करते हैं? जीवों की आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करते हैं। जो गुण हमें माता पिता से बच्चों को मिलते हैं उससे अगली पीढ़ी में जाएंगे। तो किसके माध्यम से जाएंगे? ये हमारे डीएनए के माध्यम से जाएंगे। डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना होती है द्विकुंडलित तंतुनुमा, क्या डबल हेलिकल होती है हमारी डीएनए की संरचना। आप इसे याद रखेंगे। डीएनए की संरचना कैसी थी? द्विकुंडलित तंतुनुमा। अब हम देखेंगे डीएनए का रासायनिक संगठन। डीएनए के रासायनिक संगठन की बात करते हैं। एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड के एक बहुलक होता है, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक डीएनए का निर्माण करते हैं। सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट अणु, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट अणु, इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। फिर बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड, ये किससे मिलकर बना होता है? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक, इन दोनों से मिलकर बनता हमारा न्यूक्लियोसाइड। आप इसे याद रखेंगे। डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। फिर नाइट्रोजन क्षारक की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे प्यूरिन्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पिरिमिडिन्स। आप इसे याद रखेंगे। नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्यूरिन्स होते हैं और एक पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन, ये हमारे प्यूरिन्स होते हैं। थाइमिन और साइटोसिन, ये क्या होते हैं? हमारे पिरिमिडिन्स होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन्स एक पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में हमारे दो कैटेगरी है, कौन कौन सी? एक तो हमारे एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडिन के अंदर कौन सी कैटेगरी है? थाइमिन और साइटोसिन, ये हमेशा याद रखेंगे। और नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब हमेशा ये चीज़ याद रखना, ए हमेशा टी के साथ मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ, और जी हमेशा सी के साथ मतलब गुआनिन साइटोसिन के साथ ही जुड़ता है। ये बेस पेयर की बात करें, बेस पेयर बनाते हैं तो आप याद रखेंगे ए टी के साथ मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ही जुड़ता है, मतलब इनका बेस पेयर होता है। अब बात करेंगे डीएनए की। डीएनए के प्रकार कितने होते हैं? डीएनए का एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं एडीएनए। डीएनए का एक प्रकार होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एडीएनए। एडीएनए की बात करें तो इसकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहले इसकी घुमाव की बात करते हैं। तो राइट हैंडेड मतलब दाहिने घूमने वाला डबल हेलिक्स होता है एडीएनए। एडीएनए क्या होता है? राइट हैंडेड मतलब दाहिनी तरफ घूमने वाला एक डबल हेलिक्स है। बात करें एडीएनए कहाँ पाया जाता है और किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये हमारे निर्जलीकृत मतलब डिहाइड्रेट अवस्था में पाया जाता है। और ये कैसे बनता है? जब डीएनए के आसपास पानी या नमी की कमी हो जाती है। जो कोशिका है, कोशिका के आसपास पानी या फिर नमी की कमी हो जाती है, तब बीडीएनए जो हमारा नॉर्मल डीएनए होता है शरीर का, उस वह डीएनए सिकुड़कर एडीएनए का रूप ले लेता है। संरचना की बात करें तो बीडीएनए की तुलना में अधिक चौड़ा और छोटा हो जाता है हमारा एडीएनए। कई बार पूछ लिया जाए एडीएनए क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए बीडीएनए सिकुड़कर चौड़ा और छोटा हो जाता है। किसकी वजह से? नमी या पानी की कमी की वजह से, उसे एडीएनए कहेंगे। फिर आता हमारा नॉर्मल डीएनए जिसे बीडीएनए कहते हैं। घुमाव की बात करें तो ये भी कैसा होता है? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। क्या राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है हमारा बीडीएनए। कहाँ मिलता है? तो ये सामान्य रूप से डीएनए है शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला डीएनए बीडीएनए होता है। बात करें विशेषता की तो जो हमारे वॉटसन और क्रिक ने 1953 में जो मॉडल दिया था वह हमारे बीडीएनए ही था। तो प्रसिद्ध डीएनए मॉडल बीडीएनए ही था। सामान्य शारीरिक परिस्थितियों में डीएनए इसी रूप में रहता है। किस रूप में? बीडीएनए के रूप में। फिर अगला डीएनए आता है हमारा जेड डीएनए। जेड डीएनए की बात करें तो इसका घुमाव कैसे था? उल्टा। जैसे हमारा ए डीएनए तो राइट हैंडेड था, तो ये हमारे कैसे होता है? लेफ्ट हैंडेड मतलब बाईं ओर घूमने वाला। डबल हेलिक्स तो होता ही है, डीएनए में से डबल हेलिक्स होता है, लेकिन ये जेड डीएनए कैसा है? लेफ्ट हैंडेड। ए डीएनए और बी डीएनए दोनों राइट हैंडेड थे। बात करें इसकी संरचना की तो इसका जो शुगर फास्फेट जो बैकबोन होती है, जो अब संरचना में हमने देखी थी, तो शुगर फास्फेट जो बैकबोन होती है ये एक जिगजैग पैटर्न बनाती है। कैसा पैटर्न बनाती है? जिगजैग पैटर्न बनाती है, जिसके कारण इसे जेड डीएनए कहते हैं। जिगजैग पैटर्न की वजह से इसे क्या कहते हैं? जेड डीएनए कहेंगे। बात करें इसकी खासियत, ये विशेषता की, तो ये हमारे ए डीएनए और बी डीएनए की तुलना में ज़्यादा लंबा होता है, पतला होता है। अक्सर ये जीन अभिव्यक्ति मतलब जो जीन एक्सप्रेशन के नियंत्रण और नियमन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 3 तरह के डीएनए हमने देख लिए, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए।
अब हमने देखा कि जो आनुवंशिक कूट होते हैं डीएनए के अंदर, क्या कुछ आनुवंशिक कूट पाए जाते हैं जो कुछ विशेषताओं का निर्धारण करते हैं, और इन्हीं आनुवंशिक कूटों को हम जीन कहते हैं। जीन के बारे में देख लेते हैं। परिभाषा क्या है जीन की? तो जीन क्या, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम या फिर सीक्वेंस होता है। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक सीक्वेंस बनाते हैं, किसके अंदर? डीएनए के अंदर, जो क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों की जानकारी रखते हैं और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। किनका? आनुवंशिक लक्षणों का। यह क्या शरीर में प्रोटीन संश्लेषण करवाता है। ये क्या करता है? शरीर में प्रोटीन संश्लेषण करवाने का काम भी करता है जीन। तो ये अनेक कामों में से एक काम ये भी है, प्रोटीन संश्लेषण करवाना। तो ये हम डीएनए की संरचना देख लेते हैं। डीएनए की संरचना क्या है? ये वॉटसन और क्रिक ने जो हमारे 1953 के अंदर डीएनए मॉडल दिया था, बीडीएनए, उस मॉडल का एक प्रतिरूप है। सबसे पहले देखें तो ये हमारे क्या है? डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का मतलब एक तो हमारी ये हेलिक्स है, एक ये हेलिक्स है, 2 हेलिक्स है। ठीक है, साथ ही साथ कुंडलित है, घुमावदार है, ये आप देख ही सकते हैं इसके अंदर। फिर आप देखें कि जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। आप इसे याद रखेंगे, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई है। अब घुमाव की बात करें, एक पूरा घुमाव, जो एक पूरा घुमाव होता है, जैसे यहाँ से और यहाँ तक का एक पूरा घुमाव है, इसके अंदर 10 जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम पाया जाता है, जिसके अंदर 10 क्षारक युग्म होते हैं। आप इसे याद रखेंगे, कितने? 10 क्षारक युग्म होते हैं। और 2 क्षारक युग्मों के बीच में का अंतर कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें डीएनए की संरचना के अंदर आपको याद रखनी है? एक बार वापस बता दें, डीएनए एक तो डबल हेलिक्स होता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है? हमारे 20 एंगस्ट्रॉम की इसकी चौड़ाई होती है। लंबाई की बात करें तो एक पूरे घुमाव की, पूरे घुमाव का मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा घुमाव है, पूरा घुमाव की जो लंबाई है हमारे 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कि 3.4 नहीं, 34 एंगस्ट्रॉम होती है एक पूरे घुमाव की लंबाई। अब यदि इसके अंदर देखें तो एक पूरे घुमाव के अंदर क्या है? 10 क्षारक युग्म होते हैं। कितने? 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और 2 बेस पेयर के बीच की दूरी की बात करें तो वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या? 3.4 एंगस्ट्रॉम हमारे 2 बेस पेयर के बीच में दूरी होती है। एक पूरे घुमाव के अंदर कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। ये हमने देख लिया था पहले। नाइट्रोजन क्षारक का वर्गीकरण 4 थे हमारे, 2 तो प्यूरिन्स थे और 2 पिरिमिडिन्स थे। प्यूरिन्स में हमारे एडेनिन और गुआनिन थे, इनकी संरचना ये है। और पिरिमिडिन्स की बात करें तो इसमें एक तो साइटोसिन था और एक थाइमिन था। फिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की बात करें कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? हमारे शर्करा और क्षार दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो शर्करा, क्षार और फास्फेट तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो इसलिए इस तरह का डीएनए का एक रासायनिक बंध तैयार होता है। ये तो चित्र है जो यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आपको इसके बारे में बताना है। अब हम देखेंगे कोशिका में जीन का स्थान कहाँ पाया जाता है, मतलब हायरार्की की बात करें। सबसे पहले हमारी कोशिका आ जाती है। ये वाली कोशिका है, सामान्य सी कोशिका। इसके अंदर ये वाला केंद्रक है। केंद्र को यदि हम अलग करके देखें तो इसके अंदर बहुत सारे गुणसूत्र दिखेंगे। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसके अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अलग कर लिए, गुणसूत्र को अलग कर लिया। तो इनकी कुछ भुजाएं होती है, 4 भुजाएं आप दिखे, 1, 2, 3 और 4। प्रत्येक भुजा को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड क्या है? हमारे डीएनए से मिलकर बना होता है। क्रोमेटिड क्या? डीएनए से मिलकर बना होता है। यदि इसके धागे को अलग किया जाए तो धागा इस तरह का ही दिखेगा। धागा क्या? इसी तरह का दिखेगा। जिसको खोल कर देखेंगे तो इसमें क्या है? हमारे इस तरह से नाइट्रोजन क्षारक आपस में जुड़े हुए दिखेंगे। ए हमारे टी से, जी हमारे सी से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हम देख सकते हैं हमारे डीएनए किस प्रकार कोशिका में पाया जाता है। तो यदि हम लिखे गए अनुसार देखें तो कोशिका होती है सबसे बड़ी। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्र के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम से गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन या सेगमेंट ऑफ डीएनए पाया जाता है। मतलब जीन क्या होता है? कुछ डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस होता है जो किसी विशिष्ट जो लक्षण है, विशेषता का निर्धारण करते हैं, वही हमारे जीन कहलाते हैं। अब देखेंगे एक शब्द आता है परीक्षा में, कई बार पूछ लिया जाता है, जीनीय प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? तो कई बार परीक्षा में आता था, वो बताना है जीनीय प्रौद्योगिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहेंगे? किसी भी जीव की कोशिका के, क्या किसी भी जीव की कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ जो जीन या फिर डीएनए होता है, उसमें कृत्रिम रूप से बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है, क्या किसी भी जीव की कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए या जीन में कृत्रिम विधि के द्वारा बदलाव करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीनीय प्रौद्योगिकी कहलाती है। बात करें इसे और किस नाम से जाना जाता है, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन
या फिर हमारे जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, इसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, जेनेटिक कोड में मैनिपुलेट कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें तो इस तकनीक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे हमारे डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आती है, जीन थेरेपी मतलब जीन थेरेपी या फिर जीन एडिटिंग आती है। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें होती है जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आती है। आप देखेंगे जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है उनके प्रकार किस आधार पे, संरचना के आधार पे यदि बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रकार बांटे जाए तो कैसे बांट सकते हैं। तो संरचना के आधार पे इसे 2 भागों में बांटा जाता है। संरचना के आधार पे बायोटेक्नोलॉजी को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग आता है जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा आता है हमारा नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी जीव की कोशिका के जो आनुवंशिक पदार्थ होता है जैसे जीन या डीएनए, उनमें क्या करते हैं, कृत्रिम विधियों के द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ मतलब जीन या डीएनए में परिवर्तन किया जाता है। इसे हम कहेंगे जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। और उदाहरण कौन कौन सी तकनीकें, जैसे हमारे जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी या फिर डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे आगे। दूसरी टेक्नोलॉजी आती है हमारी नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। इसके तहत के जीवों अथवा सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक गुणों का, न कि डीएनए जीन का उपयोग नहीं करते हैं या उनके अंदर किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, जीवों या फिर सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक जो गुण होते हैं ना, मतलब बिना जीन में बदलाव किए जो हमारे प्राकृतिक गुण होते हैं, उनका उपयोग करके अभिष्ट या फिर वांछित उत्पाद उत्पन्न किए जाते हैं। किसमें, प्राकृतिक गुणों का उपयोग करेंगे, डीएनए या जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में। उदाहरण के लिए देखिए कौन कौन सी तकनीक ऐसी, जैसे हमारे जैव सूचना तकनीक जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होते हैं, जैव संसूचन मतलब बायो सेंसर्स होते हैं, जैव हस्ताक्षर मतलब बायो सिग्नेचर्स होते हैं। ये तकनीकें हमारी इसके अंदर गिनी जाती है। अब बात करेंगे हमारी जो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी है, इसका महत्व क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी या इसका उपयोग क्यों करते हैं। इसके महत्व की बात करें तो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का मूल आधार हमारे आनुवंशिक संरचना में बदलाव करके इच्छित प्राप्त परिणाम है वो प्राप्त करना है। क्या जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का मूल आधार क्या है, आनुवंशिक संरचना में बदलाव करके और जो हमारे इच्छित परिणाम है वो प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। बात करें इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया देखें, गुणसूत्र में डीएनए होता है, डीएनए से जीन निकाला जाता है। फिर क्या होता है, सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, गुणसूत्र लेते हैं, गुणसूत्र से डीएनए निकालते हैं। जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, डीएनए निकालते हैं, फिर जीन को निकाल लेते हैं। जीन क्या करता है, शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, तो कोशिकाओं के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, हमारे जीन करता है। और इन प्रक्रियाओं से कोशिका की संरचना और कार्य निर्धारित होते हैं। अंत में क्या है, डीएनए में बदलाव करके, जो डीएनए हमने निकाला उसमें बदलाव करके हम क्या करते हैं, वांछित उत्पाद या फिर विशेषता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक तरह से एक प्रक्रिया है जिसे हम जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी की विशेषता मान सकते हैं। अब इसके अंदर जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक तकनीक आती है, तकनीक का नाम आता है हमारा डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक। डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो ये हमारी जेनेटिक बायो इंजीनियरिंग, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी एक तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो तकनीक है उसमें क्या करते हैं, इसके द्वारा किसी जीव के डीएनए की मूल संरचना में कृत्रिम रूप से बदलाव किया जाता है। तो इस तकनीक में क्या किया जाता है, कोई भी जीव है तो उस जीव के डीएनए की मूल संरचना में कृत्रिम रूप से बदलाव किया जाता है। अब बदलाव करने से क्या होगा, तो इसके तहत अवांछित विशेषताओं वाले जीन को हटा दिया जाता है। मतलब हमें ऐसा गुण जो उस जीव के अंदर नहीं चाहिए, तो उस गुण वाले जो जीन होते हैं, मतलब उस गुण को कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं, उन जीनों को हटा करके वांछित मतलब विशेषता वाले जीन को उसकी जगह जोड़ा जाता है। तो ये हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक या फिर पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक कहलाती है। अब हम बात करेंगे जो ये तकनीक है पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक, तो इस तकनीक को कैसे काम में लिया जाता है। तो तकनीक के चरण बाय चरण हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्टेज बाय स्टेप। पहले स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप हम क्या करते हैं, वांछित जीन की पहचान करते हैं, मतलब जिसको हमें बदलना है या सुधारना है, तो उस जीन की पहचान करते हैं और पृथक्करण मतलब उसको अलग या आइसोलेट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले उस डीएनए खंड या जीन की पहचान की जाती है जिसे हम दूसरे जीव में डालना चाहते हैं। क्या, उस विशेषता की जो हम जीव में डालना चाहते हैं, उस विशेषता वाले जीन की या डीएनए खंड की पहचान करते हैं। इस डीएनए को काटने के लिए क्या डीएनए खंड है, जैसे मान लीजिए एक डीएनए खंड है ये पूरा, और हमें पता चला कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ही वो काम का जीन है जो हमें किसी भी जीव के अंदर डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इसको काटने की कोशिश करेंगे।
तो डीएनए को काटने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, डीएनए को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियस एंजाइम का। न्यूक्लियस एंजाइम की खास बात देखें तो न्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आणविक स्तर पर जाके ये डीएनए को काटता है, या फिर इसे रासायनिक चाकू भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस एंजाइम भी दो प्रकार का होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एंजाइम भी दो प्रकार का होता है। एक एंजाइम की बात करें तो उसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। नाम से ही पता चलता है क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि कोई डीएनए खंड है ये वाला। अब इसको काटना कहाँ से? यदि ये खत्म हो गया और इसको किनारे से काटना है, क्या इसको किनारे से काटना है, तो ये वाला हिस्सा काट के निकालना है, किनारे वाला, तो इसे एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे। क्यों? क्योंकि किनारे को काटता है। एक्सो मतलब बाहर से काटता है। एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो एंडोन्यूक्लियस में क्या करते हैं? एंडोन्यूक्लियस में जैसे डीएनए को बीच में से कहीं से काटना है, तो दो जगह से काट रहे हैं, बीच में से, तो ये वाला हिस्सा काट के यदि निकालना है ये वाला, तो इसके लिए इसको कहेंगे एंडो। एंडो का मतलब अंदर से काटने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहेंगे। तो एक्सोन्यूक्लियस तो बाहर से, एंडोन्यूक्लियस अंदर से। तो एक्सोन्यूक्लियस मतलब ये डीएनए को सिरों से काटता है, मतलब एंड से काटता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को बीच से एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम पे काटता है। इसलिए हम देख सकते हैं न्यूक्लियस एंजाइम दो तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। तो इस तरह से हमने स्टेज 1 देख लिया। अब स्टेप 2 की बात करें तो वांछित डीएनए जो खंड है उनको हमने काट के अलग कर लिया है। अब वांछित डीएनए खंडों का आवर्धन मतलब एम्प्लीफिकेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो एक छोटा सा खंड काटा है, अब क्या है वो हमें बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसका आवर्धन करेंगे, मतलब एम्प्लीफिकेशन करेंगे। अलग किए गए डीएनए खंड की अनेक कॉपियां बनाने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक तकनीक होती है जिसका उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है किसमें? जो डीएनए खंड हमने अलग किया है, वांछित डीएनए खंड को बहुत सारी कॉपियां यदि हमें बनानी है तो किसका उपयोग करेंगे? हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग करेंगे। और इसमें पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए खंड का गुणन करता है। गुणन का मतलब उसकी कॉपियाँ तैयार करता है, फोटोकॉपीज मान सकते हो, कॉपियाँ तैयार करता है और उनकी अनेक प्रतिलिपियाँ बन जाती है। तो नई नई कॉपियाँ बनती है, उन्हें हम cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री या कॉपी डीएनए कहते हैं, क्योंकि मूल तो हमारे पास एक था, बाकी सब उसकी कॉपीज़ है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी उसे कह सकते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप आता है हमारा वेक्टर मतलब वाहक के साथ उसको जोड़ना, मतलब लाइगेशन की बात करें तो वाहक या वेक्टर के साथ उसे जोड़ा जाता है। अब क्या है, इस वांछित डीएनए खंड को जो हमने एम्प्लीफिकेशन कर लिया पीसीआर तकनीक के माध्यम से, तो उस खंड को एक वाहक, जैसे हमारे बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया या फिर जो जीवाणु होता है उसको यदि चित्र आपने कभी भी देखा हो तो उसमें एक तो क्या होता है, उलझा हुआ डीएनए होता है। क्या होता है? एक तो उलझा हुआ डीएनए होता है और एक गोलाकार डीएनए होता है। दो डीएनए होते हैं हमारे सभी जीवाणु या बैक्टीरिया के अंदर। एक तो हमारा उलझा हुआ डीएनए होता है या फिर जिसे कुंडली डीएनए भी कह सकते हैं, और एक होता है हमारा गोल डीएनए। गोल डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, जो जीवाणु के अंदर एक गोल डीएनए होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो हमारी जो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गए। अब उन डीएनए का इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम बैक्टीरिया के जो गोलाकार जो डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, और वो भी किस रूप में? वाहक के रूप में। तो अब इस वांछित डीएनए खंड को एक वाहक, जैसे हमारे बैक्टीरिया का खुला प्लाज्मिड होता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। बात करें जो हमारा प्लाज्मिड है, जो हमारे जीवाणु कोशिका से हमने प्लाज्मिड को निकाला, प्लाज्मिड को एक छोटा सा सेक्शन काटा और उसको चिपकाने का काम करेंगे। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसको उस प्लाज्मिड के साथ चिपकाने का कार्य करेंगे। चिपकाने की बात करें तो चिपकाने की में कौन काम आता है? हमारे लाइगेज एंजाइम। बात करें जोड़ने का कार्य कौन करता है? लाइगेज एंजाइम करता है। अब वाहक जो हमारे प्लाज्मिड है और वांछित डीएनए के इस नए जुड़े हुए रूप को पुनर्संयोजित डीएनए कहा जाता है। आप इसे जानेंगे क्यों? क्योंकि एक तो हमारा वांछित डीएनए खंड है, ठीक है, हमारा प्लाज्मिड है, दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया? रिकॉम्बिनेंट कर दिया, दोबारा से पुनर्संयोजी कर दिया। पहले काटा फिर जोड़ा, मतलब पुनर्संयोजी कर दिया, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? पुनर्संयोजित डीएनए कहा जाता है। अब वो एक प्लाज्मिड तैयार हो गया, अब क्या करेंगे? उसके बहुत सारी कॉपीज़ बनानी पड़ेगी। बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए उसको होस्ट कोशिका में स्थानांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। इस पुनर्संयोजित डीएनए को किसी भी होस्ट कोशिका, जैसे हमारी इकोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर स्थानांतरित कर देंगे। इसके बाद कोशिका विभाजन करती है वो डीएनए कोशिका, वो बैक्टीरिया है, उसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। इसके माध्यम से इस नए डीएनए वाली जो कोशिकाएं हमें बहुत सारी प्राप्त हो जाती है। चित्र के माध्यम से इसको चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप फिर से देखेंगे। फिर क्या है? वांछित
उत्पाद या पराजीवी जीव इससे हम प्राप्त कर पाएंगे। इन कोशिकाओं को कल्चर में विकसित करके, मतलब जो कल्चर या फिर जो अच्छा मौसम होता है जिसके अंदर क्या है, जो कोशिकाएं अपने आप को वृद्धि करती है, उसे हम कल्चर कहेंगे। तो इन कोशिकाओं को कल्चर में विकसित करके वांछित उत्पाद, जैसे हमारे मानव इंसुलिन प्राप्त किया जाता है, या फिर इन कोशिकाओं से एक नया जीव भी विकसित किया जा सकता है जिसमें हम चाहते हैं वैसे वांछित गुण मौजूद हो। अब इनको चरण बाय चरण, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप उसको समझ में कोई दिक्कत ना हो। एक एक करके इनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जैसे पहला चरण आता है ये वाला। पहले चरण में हम क्या करते हैं, जो हमारी दाता कोशिका है, दाता कोशिका से हमने क्या डीएनए को अलग कर लिया। क्या डीएनए को अलग कर लिया, जिससे हम क्या करना है, मानव इंसुलिन बनाना है। सबसे पहले ये किया। फिर क्या किया, जो हमारा डीएनए था इसको हमने देख लिया था, इसको आणविक कैंची जो न्यूक्लियस एंजाइम है, इसको यहाँ से काटने का, मतलब जो लाल वाला हिस्सा है यही काटने का कार्य करता है। तो दो तरह से कैंची काम करती है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है हमारा एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस तो हमारा क्या है, एक विशिष्ट क्रम, मतलब किनारे से काटने का काम करता है, एंड से काटने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को बीच में से, कहीं से भी बीच में से काटने की कोशिश करता है। इसलिए हमारे न्यूक्लियस एंजाइम है, इसको आणविक कैंची या फिर रासायनिक चाकू कहेंगे। और इस तरह काट के हमने एक पृथक वांछित डीएनए खंड काट लिया है। जो हमने चित्र में देखा, जो वांछित डीएनए खंड है उसको काट के ये अलग कर लिया, और वो कहाँ है, ये वाला, आप इसे देख सकते हैं। फिर स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 मतलब जो हमने ये वांछित डीएनए खंड इसको अलग कर लिया, उसको स्टेप 2 में लिया है यहाँ। अब ये तो हमारे पास एक ही खंड है, क्या ये तो हमारे पास एक ही खंड है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी बहुत सारी कॉपीज़ तैयार करेंगे। कॉपी तैयार करने के लिए हमें एक पीसीआर तकनीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक काम में लेंगे। वो एक मशीन होती है जिसके बारे में आगे देखेंगे कैसे काम करती है। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, इसीलिए इसको पीसीआर तकनीक कहते हैं। इसीलिए क्यों कहेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पॉलीमरेज एंजाइम काम में आता है। ये क्या करता है, हमारे जो ये एक डीएनए था इसकी बहुत सारी कॉपियाँ तैयार करता है। पहले तो हमारे पास एक ही डीएनए था, अब इसकी बहुत सारी कॉपियाँ तैयार हो जाती है। प्रत्येक कॉपी को हम क्या बोलते हैं, सीडीएनए, मतलब कॉपी डीएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे। तीसरे चरण में आए तो तीसरे चरण में क्या किया जाता है, हमने बताया था आपको कि जो हमारे जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु कोशिका के अंदर एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है। क्या है, एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्लाज्मिड कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बैक्टीरियल प्लाज्मिड का खुला रूप का मतलब यहाँ से वो खुला हुआ है। क्या, यहाँ से खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो सीडीएनए हमने लिया है, जो सीडीएनए लिया है इसको इससे जोड़ देंगे। यहाँ वाला हिस्सा है, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा यहाँ ला के चिपका देंगे और ये वाला हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे और ये वाला हिस्सा से लगा देंगे। किसके माध्यम से लगाया जाता है, लाइगेज एंजाइम के माध्यम से ये चिपकता है। मतलब ये वाला हिस्सा जो हमारे सीडीएनए है या कॉपी डीएनए, ये हमारे बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, इससे जोड़ने का कार्य कौन करता है, हमारे गोंद की जो डब्बी भी साथ में दिखाई गई है, तो हमारी ये गोंद की डब्बी भी दिखाई है जो हमारे लाइगेज एंजाइम की तरह काम करती है। तो आप इसे याद रखेंगे, लाइगेज एंजाइम जोड़ने का कार्य करता है। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में क्या होता है, इसका जो हमने बनाया है ये वाला, जिसमें क्या वांछित डीएनए खंड यहाँ लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इकोलाई जैसी कोई जीवाणु कोशिका है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने इसके अंदर इसको डाल दिया। इसके अंदर कोशिका विभाजन होता है और एक से कई कोशिकाएँ बन जाती हैं। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे वांछित उत्पाद है वो प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ मानव इंसुलिन उत्पन्न कर दिया, ठीक है, या फिर हमारे पराजीनी पौधा, कई चीज़ें जैसे बीटी बैंगन, बीटी ब्रिंजल, और जो हमारे बहुत सारे उत्पाद है जैसे हमारे बीटी कॉटन है, तो बहुत सारे ऐसे उत्पाद है जो इसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये क्या हमने चरण बाय चरण, मतलब स्तर बाय स्तर इसको पढ़ने की कोशिश की है। अब हमने देखा था कि जो इसके माध्यम से हम पराजीनी जीव है या पराजीनी पादप है ये हम प्राप्त कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए आखिर ये पराजीनी पादप या पराजीनी जीव होते क्या हैं, तो आपको क्या बताना है, मैं बताता हूँ आपको। पराजीनी जीव मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे जीएमओ भी कहते हैं, उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है। ऐसे जीव, पराजीनी जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जिसमें हमारे पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। तो ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए या फिर जीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग की कृत्रिम विधियों के द्वारा बदलाव किया गया है। तो ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक पदार्थ में जेनेटिक इंजीनियरिंग की कृत्रिम विधियों के द्वारा बदलाव किया गया है उन्हें पराजीनी जीव या फिर जीएमओस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पराजीनी जीव या जीएमओस कहेंगे।
अब इनको उदाहरण देख लेते हैं। जो हमारे पराजिनी जीव जैसे हमारे फसलें हो सकती है, जंतु हो सकते हैं, तो इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। एक आता हमारे फ्लेवर सेवर टमाटो। पहले टमाटर में एक कमी आती थी कि टमाटर को कुछ समय तक छोड़ा जाता था ना यदि, तो कुछ समय बाद वो सड़ने लगता था। लेकिन फ्लेवर सेवर टमाटो क्या होता है, इसकी बाहर की जो कवर होता है इतना मजबूत होता है कि कुछ समय क्या बहुत लंबे समय तक ये टमाटर खराब नहीं होने देते। तो फ्लेवर सेवर टमाटर की बात करें तो ये टमाटर की एक ऐसी किस्म है जो जल्दी ख़राब नहीं होती, मतलब सड़न रोधी होती है और लंबे समय तक कैसी ताज़ी रहती है। अगला आता है हमारे कौन सा, गोल्डन राइस। अगला क्या आता है हमारा, गोल्डन राइस की बात करें तो चावल की किस्म होती है। ये क्या होती है, चावल की किस्म होती है जिसे आनुवंशिक रूप से संशोधित करके विटामिन ए मतलब जो बीटा कैरोटीन है इसके अंदर डाला जाता है। आप इसे याद रखेंगे, बीटा कैरोटीन है डाला जाता है किसमें, जो सामान्य से राइस होते हैं उसमें बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन ए डालने के बाद चावल बनते हैं। वो कैसे होते हैं, गोल्डन राइस से। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा बनाया गया है, आप इसे याद रखेंगे। अगला उत्पाद आता है हमारा सुपर बनाना। सुपर बनाना की बात करें तो नॉर्मली जो केले होते हैं ये क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन कम पाया जाता है या फिर जो वांछित उत्पाद होते हैं ना वैसे उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन हम उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने के बाद बने हमारे कौन सा, सुपर बनाना। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के बाद क्या बनाना हमारे, सुपर बनाना, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है। फिर आता है सुपर पोटैटो। पोटैटो के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन प्रोटीन कम होता है। लेकिन सुपर पोटैटो में क्या है, प्रोटीन युक्त आलू है ये क्या हमारे प्रोटीन युक्त आलू है, जिसका विकास किसने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। आप इसे याद रखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा आलू की प्रजाति नई खोजी गई है जिसमें हमारे क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। ये हम देख रहे हैं पराजिनी जीव, जिसमें और फसलें भी हो सकती है, जंतु भी हो सकते हैं। एक हमारा होता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन की बात करें तो ये कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। ये क्या होती है, कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है जिसमें क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट किस्म है। इसमें हमारा बैसिलस थुरिएंसिस नामक एक जीवाणु है, उसका जीन डाला जाता है। ये मतलब बीटी मतलब बैसिलस थुरिएंसिस एक जीवाणु है, नाम आप याद रखेंगे। इसका जीन डाला जाता है किसमें, हमारे कॉटन है, कपास है, उसके अंदर। और ये क्या होता है, कीट प्रतिरोधी है, जो क्या करती है, इसे सुंडी मतलब बॉलवर्म जैसे कीटों से बचाती है। पहले के टाइम क्या होता था कि जो हमारा कपास है उसके जो बीज जो पत्तियां हैं उसको खाने का काम कौन करता था, एक सुंडी मतलब बॉलवर्म नाम का एक कीड़ा था, वो खाने का काम करता था। लेकिन एक जो जीवाणु है बैसिलस थुरिएंसिस, उसके अंदर क्या एक जीन पाया जाता है, उसको यदि हम कपास के जीन के साथ मैच कर दें, उसके अंदर उसको डाल दें, तो कपास की किस्म कैसी हो जाएगी, कीट प्रतिरोधी हो जाएगी। मतलब ये सुंडी या बॉलवर्म को रोकने का कार्य करती है। इसी तरह हमारा बीटी बैंगन बना है। बीटी बैंगन की बात करें तो बीटी कॉटन की तरह बैसिलस थुरिएंसिस जो जीवाणु का जीन है इसमें बैंगन के अंदर भी डाल दिया गया, तो ये भी हमारी कीट प्रतिरोधी किस्म बन जाती है। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें, पराजिनी जंतु की, तो कई चूहे, सुअर, भेड़, गाय जैसे हमारे रोजी गाय, जिनके दूध में क्या मानव प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह गायें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित की गई है, जिनका उपयोग क्या चिकित्सा अनुसंधान और बेहतर उत्पाद प्राप्त करने में किया जाता है। तो इस तरह हमने पराजिनी जीव के कई उदाहरण देखे हैं जो हमारे मानव जीवन में नॉर्मली काम लिए जा रहे हैं। अब हमने बीच में देखा था जो स्टेप 2 था, स्टेप 2 के अंदर हमने क्या देखा था, स्टेप 2 के अंदर हमने पीसीआर तकनीक के माध्यम से इसके में पीसीआर तकनीक के माध्यम से हमने एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाए थे। तो हम इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, ये पीसीआर तकनीक क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी पॉलीमरेज की बात करें, क्योंकि इसके अंदर पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहेंगे। पीसीआर प्रयोगशाला में बहुत कम समय में प्रयोगशाला में क्या होता है, बहुत कम समय के भीतर किसी विशिष्ट डीएनए खंड की लाखों करोड़ों कॉपीज तैयार करने की तकनीक होती है, जो हमने स्टेज 2 के अंदर देखा था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी, उसकी जो स्टेज 2 स्टेप 2 था, उसके अंदर हमने क्या किया था, एक जो वांछित डीएनए खंड था उसकी लाखों करोड़ों कॉपियाँ बनाई थी, किसके माध्यम से, हमारे पीसीआर तकनीक के माध्यम से। अब बात करें पीसीआर तकनीक की, तो पीसीआर तकनीक में 3 प्रमुख चक्र या 3 प्रमुख चरण शामिल होते हैं। तो पीसीआर तकनीक के चरणों की बात कर लेते हैं। पहला चरण आता है हमारा विकृतीकरण या डीनेचुरेशन। चित्र के माध्यम से भी इसको देखेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे एक डीएनए है जो बीच में जुड़ा हुआ है, डीनेचुरेशन का मतलब इसको बीच में से तोड़ने का कार्य करते हैं। डीनेचुरेशन या विकृतीकरण इसे कहेंगे।
विकृतीकरण की बात करें तो किस तापमान पे यह क्रिया होती है डीनेचुरेशन की, तो हमारे 94 डिग्री सेल्सियस पे हमारे जो डीएनए खंड है उसको आधी से 2 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। क्या आधी मिनट से लेके 2 मिनट के लिए क्या इसको गर्म किया जाता है, कितने तापमान पे 94 डिग्री सेल्सियस के। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता हमारे प्रतिक्रिया मिश्रण को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों धागे के बीच के जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। डबल हेलिक्स से हमारा डीएनए सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो हमारे नाइट्रोजन क्षारक होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन बंध क्या है, टूट जाते हैं और दोनों हेलिक्स या दोनों धागे अलग अलग हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदल जाता है। आप ये ना माने कि सिंगल स्ट्रैंड को आरएनए कहेंगे, डबल, आपको ये तो अंतर तो पता ही होगा डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। सिंगल स्ट्रैंड भी डीएनए होता है, आप इसे याद रखेंगे। सिंगल स्ट्रैंड भी डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड भी डीएनए होता है, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी होता है और वो आरएनए भी डबल स्ट्रैंड भी होता है। तो आप इसके अंतर याद रखेंगे। तो इसके अंदर जो विकृतीकरण या फिर डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है, 94 डिग्री सेल्सियस पे हमारे डीएनए खंड को गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से डीएनए के दोनों धागे अलग अलग हो जाते हैं, उसके जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। डबल हेलिक्स डीएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदल जाता है। और ये अलग हुए स्ट्रैंड अब डीएनए के निर्माण के लिए टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं, सांचे के रूप में काम करते हैं। चित्र के माध्यम से हम इसको देखेंगे। दूसरा चरण आता है एनीलिंग, मतलब कोई भी चोट लग जाती है उसको ठीक करने का काम कर क्या कहलाता है, एनीलिंग कहलाता है। तो इसी में हम देखेंगे जो डीएनए के 2 खंड या 2 स्ट्रैंड बन गए हैं उनको ठीक करके दोबारा से डीएनए को बनाया जाएगा, इसे हम एनीलिंग कहेंगे। तो ये किस तापमान पे की जाती है, ये 54 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारे जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए उसको 20 से 40 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। कितना, 20 से 40 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है 54 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में। प्रक्रिया की बात करें तो इस तापमान कम किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, तापमान कम किया जाता है ताकि प्राइमर जो हमारा टेम्पलेट डीएनए पर अपनी पूरक कॉम्प्लीमेंट्री अनुक्रमों से जुड़ सके। मतलब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, जैसे एक डीएनए ये था तो पहले चरण में विकृतीकरण में इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। इसके ऊपर क्या प्राइमर जुड़ेंगे, क्या इसके ऊपर प्राइमर जुड़ेंगे। प्राइमर क्या करते हैं, जो अधूरे डीएनए है उसको पूरा करने का काम करते हैं। ये हमारे किस चरण में होता है, ये हमारे दूसरे चरण में जिसे हम एनीलिंग कहते हैं, और ये हमारे 54 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे 20 से 60 सेकंड के लिए गर्म करने के दौरान होता है। प्राइमर की बात करें, प्राइमर क्या होता है, तो ये लगभग 20 से 40 बेस वाले डीएनए या आरएनए के एकल स्ट्रैंड अनुक्रम होते हैं, जो हमारे डीएनए संश्लेषण सिंथेसिस के लिए शुरुआती बिंदु का काम करते हैं। चूँकि दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड विपरीत दिशा में चलते हैं, इसलिए 2 प्राइमर, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स प्राइमर का उपयोग किया जाता है। तो प्राइमर के बारे में हमने देख लिया। तीसरा चरण आता है इसका प्रसार या बढ़ाव, एलोंगेशन या एक्सटेंशन की बात करें, प्रसार या बढ़ाव की बात करें तो ये हमारे किस टेम्परेचर पर किया जाता है ये चरण, तो हमारे 72 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हमारे बढ़ाव या प्रसार मतलब एलोंगेशन या फिर एक्सटेंशन का कार्य किया जाता है। बात करें इसके दौरान कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है, तो इस चरण में हमारा टेक पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है। कौन सा, टेक पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है हमारे तीसरे चरण में। तो ये एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम प्राइमर के 3 सिरे पर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि जो नया प्राइमर वो तो जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ता किसकी वजह से, वो हमारे टेक पॉलीमरेज एंजाइम के माध्यम से जुड़ता है, और वो भी किस सिरे पर, तो वो हमारे 3 सिरे पर। जो हमारे डीएनए होता है, डीएनए के क्या है, ये हमारा डीएनए मान लीजिए, तो इसमें एक तो 5 वाला सिरा होता है, एक 3 वाला सिरा होता है, दूसरे में उल्टा होता है, ऊपर 3 होता है, नीचे 5 होता है। जब इसके टुकड़े हो जाएंगे तो हमेशा 3 वाले सिरे से ही डीएनए पूरा होना शुरू होता है। तो एक तरफ से तो ये इधर से, दूसरा इधर से होगा। हम थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यदि धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा छोटे छोटे टॉपिक की। बात करें इस जो चरण है, इस चरण की विशेषताओं की बात करें तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम बहुत अधिक तापमान सहन कर सकता है। क्या, टेक पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, आसानी से गर्मी भी सहन कर सकता है, और ये 5 से 3 दिशा में डीएनए का विस्तार करता है। इष्टतम परिस्थितियों में देखें तो 1000 बेस पेयर हर मिनट जोड़ने का काम करता है। कौन, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। परिणाम क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप एक नया डबल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त होता है। चित्र के माध्यम से इसको देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से देखें तो हमारे पहला चरण आता है हमारा कौन सा, विकृतीकरण।
पहला चरण कौन सा था, विकृतीकरण की बात करें तो इसमें हमारे 94 डिग्री सेल्सियस पे एक डीएनए खंड होता है। डीएनए खंड को 2 भागों में बांट दिया जाता है जिसको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कहेंगे। फिर दूसरे चरण आता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनिलिंग कहते हैं। जो एनिलिंग का मतलब जो अलग हुए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है उस पर क्या प्राइमर्स जुड़ने शुरू कर देते हैं। क्या है, प्राइमर्स जुड़ना शुरू कर देते हैं। ये तीसरे खंड से नीचे वाले इधर वाला तीसरा खंड है, तो इधर ये ध्यान रखना, ये 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, लेकिन हमें ये याद रखना है। इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको। एनिलिंग का चरण की बात करें तो एनिलिंग एक बार शुरू हो जाती है तो इसमें क्या है, प्राइमर जुड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ 5 वाला हिस्सा है, ये 3 वाला हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ 3 वाला हिस्सा है, ये वाला 5 वाला हिस्सा है। तो इसमें क्या प्राइमर जुड़ने का काम करता है। 3 वाले हिस्से से शुरू होता है और इस तरह बढ़ता है, ये इस तरह बढ़ेगा। ये 3 वाला हिस्सा है, ऐसे बढ़ेगा। ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और ये प्राइमर जुड़ने का काम क्या, कम तापमान पे होता है। किस पे होता है, कम तापमान पे होता है प्राइमर जुड़ने का कार्य। तो एक तरह से जुड़ने का कार्य कंप्लीट हो जाता है। फिर इससे क्या डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाते हैं। क्या डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाते हैं। फिर इसका बढ़ाव या प्रसार होता है। और ये कौन सा तीसरा चरण आता है, 72 डिग्री से 80 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा इसका एलोंगेशन या एक्सटेंशन होता है। तो धीरे धीरे एक बार प्राइमर जुड़ने के बाद डीएनए खंड आपस में जुड़ते जाते हैं। और ये किस एंजाइम की वजह से होते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से जुड़ते हैं। और पीसीआर तकनीक की बात करें, इसके माध्यम से क्या है, एक डीएनए खंड से लाखों करोड़ों कॉपियाँ बनाई जा सकती है। और इसको तीनों चरण बार बार चलते रहते हैं। बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो बहुत कम समय अवधि में वांछित डीएनए की लाखों प्रतियां तैयार करने के लिए इन 3 चरणों के चक्र को 20 से 40 बार चलाया जाता है, जिससे हमारे लाखों करोड़ों प्रतियां या कॉपी डीएनए प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे जो पीसीआर तकनीक है, पीसीआर तकनीक को कहाँ काम में लिया जा सकता है उसकी बात करें तो पीसीआर तकनीक के अनुप्रयोग। पीसीआर तकनीक का उपयोग विज्ञान और चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। कैसे, हमारे चिकित्सा और दवा विज्ञान की बात करें तो उसमें हमारे मेडिसिन में कैसे काम आएगी, आनुवंशिक रोगों जैसे हमारे जेनेटिक डिजीज़ के उत्परिवर्तन का परीक्षण करने के लिए, माता पिता में रोग पैदा करने वाले जीन हैं उनका पता लगाने के लिए, जीन थेरेपी में जीन की निगरानी करने के लिए हमारे पीसीआर तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है। फिर बात करें हमारे फॉरेंसिक साइंस की, तो फॉरेंसिक साइंस के अंदर कैसे काम मिलेंगे, आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कहते हैं, आगे हम जिसके बारे में डिटेल से देखेंगे, उसमें एक प्रमुख उपकरण के रूप में काम आती है। अपराध स्थल से प्राप्त जो सूक्ष्म डीएनए अंश है उनसे लाखों लोगों के बीच में अपराधी की पहचान करनी हो तो यहाँ काम आ सकती है हमारी। पितृत्व परीक्षण जो हमारे पैटर्निटी टेस्टिंग और जैविक माता पिता की पहचान करने में काम आती है। तीसरे अनुप्रयोग की बात करें जैसे हमारे अनुसंधान और आनुवंशिकी के अंदर मतलब रिसर्च एंड जेनेटिक्स के अंदर हमारे पीसीआर तकनीक कैसे काम आ सकती है, तो हमारे जीनोमिक अध्ययन में 2 अलग अलग जीवों के जीनोम की तुलना करनी हो तो हमारी ये काम आती है। जीवाश्म जैसे हमारे फॉसिल्स होते हैं, जैसे स्रोतों से प्राप्त हमारे प्राचीन डीएनए जैसे हमारे डायनासोर्स के टाइम के डीएनए उनका जातीय वृत्तीय विश्लेषण करने के लिए फाइलोजेनिक जो विश्लेषण करना हो तो हमारी पीसीआर तकनीक बहुत काम आती है। जीन अभिव्यक्ति जीन एक्सप्रेशन का विश्लेषण और जीन मैपिंग करने में भी काम आती है। जिस तरह हमने जो हमारी पीसीआर तकनीक है उसके अनुप्रयोग देख लिए। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है पीसीआर तकनीक तो बहुत अच्छी है लेकिन ये डीएनए पर ही काम करती है। पीसीआर तकनीक क्या है, डीएनए की कॉपियाँ बनाने का काम करती है, आरएनए की कॉपियाँ नहीं बनाती है। इसके लिए एक नई तकनीक आई, क्यों, क्योंकि जो कोरोना काल आया था कोविड-19 उसमें क्या है आरएनए की कॉपीज़ बनानी ज़रूरी थी, तो इसके लिए एक नई तकनीक काम में ली गई आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या ये आरटीपीसीआर की बात करें इसमें आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक काम में ली गई। जो हमारे आरटीपीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें ये तकनीक पारंपरिक पीसीआर तकनीक का एक उन्नत और एक विशिष्ट रूप है। मतलब होती तो ये पीसीआर ही है लेकिन ये क्या है, एक तरह से इसका एडवांस रूप है। इसका मुख्य उपयोग उन जीवों या वायरसों का पता लगाने के लिए किया जाता है जिनके आनुवंशिक सामग्री या जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है। क्यों, क्योंकि पीसीआर तकनीक केवल डीएनए पे काम करती है, जबकि आरटीपीसीआर डीएनए पे नहीं बल्कि आरएनए पे काम करती है। जैसे हमारे सार्स, कोविड-2, कोरोना वायरस, एचआईवी, इबोला, इस तरह के जो वायरस या जीवाणु होते हैं जो इनमें क्या होता है आरएनए पाया जाता है, उनके अंदर ये तकनीक काम करती है आरटीपीसीआर। बात करें आरटीपीसीआर की तो ये पीसीआर से कैसे अलग है। पीसीआर से
क्या उन्नत हुआ है इसके अंदर उसकी बात करें तो पारंपरिक पीसीआर मशीन केवल डीएनए का एम्प्लीफिकेशन या आवर्धन करती थी, वह आरएनए को नहीं पढ़ सकती थी। इसलिए यदि हमें किसी आरएनए वायरस का पता लगाना होता था तो हमें पहले उस आरएनए को डीएनए में बदलना पड़ता था, क्या पड़ता है। और आनुवंशिकी में डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया जो हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आपसे याद रखें, डीएनए से आरएनए बनाने की प्राकृतिक जो प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं। उल्टा क्या कर रहे हैं, आरएनए से डीएनए बना रहे हैं। ये आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, इसलिए इसको उल्टा मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, मतलब उल्टे क्रम की प्रक्रिया कहा जाता है। इसलिए हमारा पीसीआर से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें आरएनए से पहले डीएनए बनाया जाएगा, फिर डीएनए से क्या आरटीपीसीआर और पीसीआर तकनीक के माध्यम से बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। अब बात करेंगे आरटीपीसीआर की, सेम सी प्रक्रिया है, लेकिन एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से चरण है इसकी। सबसे पहले आरएनए का निष्कर्षण किया जाता है। जो हमारे वायरस है, ये जीवाणु है, जिसमें हमें एम्प्लीफिकेशन करना है आरएनए का, तो उस आरएनए के खंड को अलग किया जाता है। सबसे पहले मरीज के नमूने, जैसे नाक या गले का स्वैब होता है, लार होती है, इससे वायरस के आरएनए को अन्य जैविक पदार्थ जैसे प्रोटीन, फैट, इनसे अलग करके, क्योंकि उसके अंदर ये भी पाया जाता है, तो उससे अलग करके शुद्ध रूप से निकाला जाता है। शुद्ध रूप से हमने क्या किया, आरएनए का खंड निकाल लिया। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मतलब इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है। इस चरण में क्या किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एक विशेष एंजाइम है, उसका उपयोग किया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, वायरस के सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को सांचे की तरह इस्तेमाल करके उसे डीएनए में बदल देता है। आरएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड जो सांचा है एक तरह से, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, डीएनए में। अब जो नया डीएनए बना है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सीडीएनए कहेंगे। अब उसका एम्प्लीफिकेशन मतलब पीसीआर तकनीक के अंदर उसका इस्तेमाल करेंगे, आवर्धन करेंगे। अब यह सीडीएनए क्या पारंपरिक पीसीआर मशीन में जाता है और वहीं सामान्य पीसीआर की तरह 3 चरणों के अंदर उसको काम में लिया जाता है। पहला चरण वही विकृतीकरण मतलब डिनेचुरेशन। अधिक तापमान पर सीडीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग किया जाता है। एनीलिंग होती है, तापमान कम करके मतलब 52 से 54 डिग्री टेम्परेचर पे प्राइमर्स जोड़े जाते हैं। फिर एक्सटेंशन या बढ़ाव होता है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड जोड़कर डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ बना देता है। तो इस तरह पीसीआर तकनीक के माध्यम से इसका आवर्धन या एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। फिर फ्लोरोसेंट डिटेक्शन की बात करें, फ्लोरोसेंट डिटेक्शन जिसे रियल टाइम पीसीआर भी कहते हैं। आरटीपीसीआर में एक शब्द आता है रियल टाइम पीसीआर, तो वो कब होता है, हमारे फ्लोरोसेंट डिटेक्शन के अंदर। आमतौर पे जितने भी हमारे नैदानिक परीक्षण होते हैं, मतलब जो हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे कोविड टेस्ट, इसमें रियल टाइम आरटीपीसीआर का उपयोग किया जाता है। रियल टाइम पीसीआर का मतलब तुरंत पता चल जाए कि जो हमारे उसकी लार है या स्वैब है, इसमें क्या है, ये हमारे जीवाणु या विषाणु पाया जाता है नहीं, तो तुरंत पता लगाने के लिए रियल टाइम पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक विशेष प्रकार की चमकने वाली फ्लोरोसेंट डाई मिलाई जाती है, जो नए डीएनए के साथ जुड़ जाती है। जो नए नए डीएनए बनते जाते हैं, जैसे आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, तो उस डीएनए के साथ जुड़ जाती है। डीएनए की प्रतियां जितनी ज़्यादा होगी, मशीन के अंदर चमक उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और कंप्यूटर स्क्रीन है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर इस चमक या ग्राफ को रियल टाइम में मापकर वायरस की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जा सकता है। तो हमारे चरण थे इसके कुछ, तो इसको चित्र के माध्यम से देख ले, सिंपल सा है। पहला चरण होता है आरएनए का निष्कर्षण किया जाएगा, जैसे नाक से या गले से जो लार है उसको निकाला जाता है, उससे प्रोटीन और ये चीज़ें होती है ना, उनको फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको अलग किया जाता है। अलग करके एक शुद्ध आरएनए का खंड निकाला जाता है। फिर दूसरे चरण में क्या किया, आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। आरएनए से हमने क्या है, प्राइमर जोड़ के डीएनए बना दिया, इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तीसरे चरण में क्या करेंगे, पीसीआर तकनीक को काम मिलेंगे और उसके बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री या सीडीएनए बनाएंगे। फिर आता है फ्लोरोसेंट डिटेक्शन, तो एक मशीन होती है जिसके अंदर हम क्या है, चमकदार फ्लोरोसेंट मिलाया जाता है, जिससे क्या है, वो जो खंड होते हैं, जो नए डीएनए के खंड होते हैं, वो चमकने लगते हैं। जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी ज़्यादा चमक होगी, जिससे पता चल जाता है कि वायरस है या नहीं, इसका पता लगाया जा सकता है। अब देखेंगे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर तकनीक है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आरटीपीसीआर के मुख्य उपयोग की बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें, तो पहला उपयोग आता है हमारे संक्रामक रोगों की जांच, जैसे कोविड-19, HIV, हेपेटाइटिस C और इन्फ्लुएंजा जैसे जो जानलेवा आरएनए वायरस है, इनकी सटीक पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। अपनी उच्च सटीकता के कारण इसे इन बीमारियों की जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्या आरटीपीसीआर तकनीक के माध्यम से क्या इनको तुरंत पता लगाया जा सकता है। इसी वजह से क्या इसे इन बीमारियों को गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब इस विधि के द्वारा तुरंत पता चल जाता है कि ये बीमारी है या नहीं।
जीन अभिव्यक्ति या जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो वैज्ञानिक इसका उपयोग यह अध्ययन करने के लिए करते हैं कि शरीर में कौन सी जीन सक्रिय है और कौन सी जीन निष्क्रिय है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि कोशिकाएं किन विशेष परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार करती है, ये पता लगाया जा सकता है। फिर कैंसर अनुसंधान की बात करें तो ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है और अन्य सभी प्रकार के कैंसर में ट्यूमर कोशिकाओं के आनुवंशिक बदलाव की पहचान करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक तकनीक आती है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि इसका डीएनए टेस्ट कर लो, ये इसके पिता है कि नहीं है, जो अपराधी है उसका डीएनए इससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो कई बार हम टीवी में और मूवीज़ के अंदर देखते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये वास्तव में ये तकनीक है क्या। तकनीक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। बात करें परिभाषा की इसकी, तो मनुष्य के गुणसूत्र में मिलने वाले डीएनए की विशिष्टता के कारण, क्या डीएनए की विशेषता के कारण किसी व्यक्ति की सटीक पहचान करने की जो तकनीक होती है, इसके पिता कौन है, इसकी माता कौन है, ये अपराधी कौन है, तो उसकी हमने क्या है सटीक पहचान करनी किसी व्यक्ति की, तो पहचान करने वाली तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग कहा जाता है। बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की, इस तकनीक की खोज किसने की, तो इस तकनीक की खोज 1984 में वैज्ञानिक थे हमारे ब्रिटिश वैज्ञानिक एलेक्स जेफरी ने इस तकनीक की खोज की थी। भारत की बात करें तो भारत में इसके जनक किन्हें माना जाता है, डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक या डीएनए प्रोफाइलिंग का जनक माना जाता है। डीएनए की समानता की बात करें, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बात करें दुनिया के सारे मनुष्यों में 99.7% डीएनए बिल्कुल सेम होता है। कितना 99.7% डीएनए बिल्कुल सेम होता है। फिर अलग क्या होता है 0.3% डीएनए हर व्यक्ति में विशिष्ट होता है या फिर अलग होता है। और डीएनए के इसी विशिष्ट भाग को रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट या फिर VNTR कहा जाता है, जो हमारा 0.3% डीएनए जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट या फिर VNTRs कहते हैं। इस भाग के परीक्षण से जो हमारा 0.3% है, इस भाग के परीक्षण से ही दो व्यक्तियों के बीच में अंतर या फिर रक्त संबंधों का पता लगाया जाता है कि इसके पिता है या नहीं। ये केवल 0.3% जो भाग है इसी से पता चलता है। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो प्रक्रिया है वो किन किन चरणों में पूरी होती है, कैसे कैसे हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो इस तकनीक को मुख्य रूप से 7 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला चरण आता है हमारा डीएनए का पृथक्करण, जो हम शुरू से देख रहे हैं। सबसे पहले रक्त, बाल, लार, वीर्य जैसे जो हमारे जैविक सैंपल होते हैं उनसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट या फिर अलग किया जाता है। फिर डीएनए को काटना, डीएनए को हमने अलग कर लिया, फिर उसको काटा जाता है। फिर क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करके डीएनए खंड को विशिष्ट अनुक्रम जैसे विशिष्ट जगहों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। किसके माध्यम से रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। ये बात करें रेस्ट्रिक्शन शब्द काम में क्यों लिया गया, क्योंकि हमने इसको परिभाषा के अंदर भी देखा था। जो हमारा जो 0.3% जो डीएनए होता है वो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट होता है, इसीलिए न्यूक्लियस एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, उसके आगे रेस्ट्रिक्शन शब्द काम में लिया गया। फिर एम्प्लीफिकेशन की बात करें, यदि सैंपल में डीएनए की मात्रा बहुत कम है, डीएनए जो हमने अलग किया है 0.3% डीएनए, और यदि वो निकालने के बाद थोड़ा सा ही निकला है तो उसे पीसीआर तकनीक मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग करके उस डीएनए की लाखों कॉपीज तैयार की जाती है ताकि उसका परीक्षण आसानी से किया जा सके। फिर जो हमारा आरटीपीसीआर तकनीक के माध्यम से cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बहुत सारे बन जाते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद किया जाता है चौथे चरण में हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि काम में ली जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो विखंडित डीएनए जो हमारी लाखों कॉपीज़ बन गई है उन डीएनए खंडों की टुकड़ों को अगारोस जेल वाली एक प्लेट है उस पर डाला जाता है। अगारोस जेल वाली एक प्लेट है उस पर हमारे डीएनए खंडों को डाल दिया, और फिर उस अगारोस जेल में क्या करते हैं विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित करते हैं। जैसे उनके अंदर अगारोस जेल में इलेक्ट्रिक करंट या फिर चार्ज प्रवाहित करेंगे, विद्युत प्रवाह की वजह से डीएनए के टुकड़े अपनी लंबाई और वजन के अनुसार अलग अलग बैंड में व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब बड़ा बैंड पास रहता है, छोटा बैंड दूर चला जाता है। इस तरह बहुत सारे बैंड्स बन जाते हैं। चित्र में इसको हम देखेंगे। फिर प्लेट पर हस्तांतरण या ब्लॉटिंग की बात करें तो जेल में व्यवस्थित डीएनए खंडों को इस विशिष्ट व्यवस्था को एक विशेष झिल्ली जिसे हम नाइट्रोसेलुलोज प्लेट या फिर नायलॉन फिल्टर कहते हैं उस पर ट्रांसफ़र या स्थानांतरित कर देते हैं। आप इसे याद रखेंगे प्लेट पर हस्तांतरण की। तो जेल में व्यवस्थित डीएनए खंडों को की जो ये विशिष्ट व्यवस्था है इसको एक विशेष झिल्ली जिसे नाइट्रोसेलुलोज प्लेट या नायलॉन फिल्टर कहते हैं उस पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन या प्रोब से जोड़ने की बात करें तो अब ये जो हमारा नाइट्रोसेलुलोज प्लेट है इसको
रेडियो सक्रिय प्रोब्स के साथ मिलाया जाता है। क्या रेडियो सक्रिय प्रोब है उसके साथ मिलाया जाता है। ये प्रोब क्या है, डीएनए के उन विशिष्ट खंडों से जाके जुड़ जाता है और उनकी पहचान सुनिश्चित करता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग प्राप्त करते हैं और अंत में क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म का उपयोग करके डीएनए के बैंड्स का एक स्पष्ट पैटर्न या चित्र प्राप्त कर लिया जाता है और यही पैटर्न क्या उस व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो चित्र में इसको एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले चरण में क्या किया जाता है, डीएनए का पृथक्करण किया जाता है। ये डीएनए खंड हमने प्राप्त कर लिया, 0.3% वाला जो डीएनए है उसकी बात करें, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट है उसको, फिर नहीं पहले तो पूरा डीएनए प्राप्त कर लिया, फिर उसको बीच में से काट लिया। बीच में से काटने का काम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा किया जाता है और रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट को काटना है तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को काम में लिया जाता है। यदि इसकी मात्रा कम है तो पीसीआर तकनीक के माध्यम से इसका आवर्धन या एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। चौथा, फिर ये ट्रे है, ट्रे के अंदर क्या है, अगारोस जेल भरी हुई है। क्या अगारोस जेल भरी हुई है, इसमें क्या है, हमारे डीएनए खंडों को डाला जाता है, साथ ही साथ इसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है। तो डीएनए क्या है, अपनी अपनी साइज़ के अनुसार और आकार के अनुसार ये क्या है, ऐसे लाइनें बना लेते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रम से विन्यासित हो जाते हैं, क्रम से सेट हो जाते हैं। जब एक बार सेट हो गए लाइट की वजह से, करंट की वजह से, फिर इसको क्या है, नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन है उस पर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर लिया, अब इसको क्या है, प्रोब से जोड़ दिया जाता है। प्रोब से जोड़ने के बाद इसको एक्सरे के माध्यम से क्या है, इसका फिंगरप्रिंटिंग तैयार कर लिया जाता है, जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट है ये किससे मिलता जुलता है या किससे अलग है, जिनके आधार पे हम क्या है, जो अपराधी की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह हमने 7 चरणों के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के बारे में देखा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है, इसका उपयोग मतलब एप्लीकेशंस की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्तमान समय में एक अत्यंत प्रमाणिक और सटीक तकनीक मानी जाती है। इसके उपयोग क्या क्या है बात करें। पहला उपयोग आता है हमारा अपराधी विज्ञान में, जो फॉरेंसिक साइंस है, इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अपराध स्थल से मिले हुए हमारे खून, बाल या फिर लार के सैंपल से अपराधी की सटीक पहचान करने में ये काम आता है। फिर पैतृकता परीक्षण या पैटर्निटी टेस्टिंग की बात करें तो माता पिता और बच्चों के बीच में पैतृकता मतलब पैटर्निटी या मैटर्निटी की जांच करने या फिर संपत्ति संबंधी जो विवाद होते हैं इनके मामलों में कानूनी जांच करने में भी ये तकनीक काम आती है। फिर अस्पतालों में विवाद की बात करें तो अस्पतालों में बच्चों के खो जाने या फिर अदला बदली हो जाने के मामले को सुलझाने में भी ये तकनीक काम आती है। या फिर मृत व्यक्तियों की पहचान करने की बात करें, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या फिर दुर्घटनाओं में बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुके जो मृत शरीर है उनकी पहचान करने में भी ये तकनीक काम आती है। अगली तकनीक आती है हमारी कौन सी, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, थेरेपी का मतलब कोई बीमारी है उसका इलाज करना थेरेपी कहलाता है। थेरेपी मतलब जीन थेरेपी, जीनों का इलाज करना है हमें इसके अंतर्गत। परिभाषा की बात करें इसकी तो शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं और ऊतकों में, शरीर में पाई जाने वाली जो बीमार कोशिकाओं की बात कर रहे हैं तो शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं और ऊतकों में किसी नए या फिर स्वस्थ जीन का प्रवेश करा के या फिर जो दोषपूर्ण या खराब जीन है उसकी मरम्मत करके बीमारियों का उपचार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहते हैं। दोबारा से बताएं तो शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं या ऊतकों में किसी नए या फिर स्वस्थ जीन को प्रवेश कराकर या फिर जो दोषपूर्ण या खराब जीन है उसकी मरम्मत करके बीमारी का उपचार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहते हैं। अब हम बात करेंगे जीन थेरेपी की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसकी बात करें तो जीन थेरेपी मुख्य रूप से 3 तरीकों से की जाती है। एक होता है हमारा जीन प्रतिस्थापन, नाम में प्रतिस्थापन है। इसमें क्या किया जाता है, इस तकनीक के अंतर्गत जो हमारे अस्वस्थ या दोषपूर्ण जीन होता है, क्या अस्वस्थ या फिर जो दोषपूर्ण जीन होता है इसको पूरी तरह से काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर सही काम करने वाला जो जीन होता है एक स्वस्थ जीन उसके द्वारा उसको प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर दिया जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे जीन प्रतिस्थापन। दूसरी तकनीक या दूसरा तरीका आता है जीन आवर्धन, जीन ऑगमेंटेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इस तकनीक में अस्वस्थ या कार्य न करने वाले जीन को हटाया नहीं जाता है। क्या अस्वस्थ या कार्य करने वाला जो जीन है उसको हटाया नहीं जाता बल्कि उसको वहीं रहने दिया जाता है। इसके साथ ही क्या डीएनए में उसके समान काम करने वाले एक स्वस्थ जीन है उसको जोड़ दिया जाता है ताकि कोशिका सामान्य रूप से चलती रहे, इसे कहते हैं जो हमारा जीन ऑगमेंटेशन। तीसरा होता है हमारा कौन सा, जीन मरम्मत या जीन रिपेयर की बात करें तो इस तकनीक के अंतर्गत अस्वस्थ या फिर दोषपूर्ण जीन को हटाने या नए जीन डालने की बजाय उसी खराब जीन में सुधार या मरम्मत कर दी जाती है ताकि वह फिर से सही ढंग से काम करने लगे।
तो हमने 3 तरीके देखे जीन थेरेपी के। पहला जीन प्रतिस्थापन, दूसरा जीन आवर्धन और तीसरा जीन मरम्मत। चित्र के माध्यम से इन तीनों तकनीक को देखें तो ये तो हमारे जीन प्रतिस्थापन है, ये जीन आवर्धन है, ये तो हमारी जीन मरम्मत है। जीन प्रतिस्थापन में क्या होता है, ये हमारा रेड जो अस्वस्थ जीन है इसको हटा दिया और ये हमारा ग्रीन वाला स्वस्थ जीन है इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। जीन आवर्धन में क्या किया जाता है, ये हमारा रेड वाला है, ये अस्वस्थ जीन था, लेकिन इस चित्र में क्या है, एक दोनों है, लेकिन इसमें क्या है, एक तो अस्वस्थ जीन और एक स्वस्थ जीन दोनों ही रहने दिया जाता है। पहले वाले में तो क्या है, रेड वाला हटा दिया, ग्रीन वाला डाल दिया। अब जीन मरम्मत में क्या होता है, रेड वाला था अस्वस्थ जीन जिसको ठीक कर दिया गया और ग्रीन वाला बना दिया गया, नया नहीं डाला गया है इसके अंदर, इसको ठीक किया गया है। तो 3 तरीके हमारे जीन थेरेपी के। बात करें जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी के अंदर कौन कौन सी तकनीकें काम में ली जाती है वो तो हमने प्रकार देखे थे। अब देखेंगे तकनीकों के बारे में। तो वांछित जीन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी तकनीकें उनको काम में लिया जाता है। जैसे एक आते में जीन गन। क्या जीन गन की बात करें तो इस तकनीक में बाह्य मतलब वांछित जीन जिसको हम कोशिका के अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं तो उस जीन के चारों ओर किसी भारी धातु जैसे हमारा गोल्ड या सोना या फिर हमारे टंगस्टन की सूक्ष्म परत चढ़ा देते हैं। जो हमारे जीन है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, सोना या फिर टंगस्टन की सूक्ष्म परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद शक्तिशाली तरंगे या फिर निर्वात के दबाव की मदद से, क्या शक्तिशाली तरंगों या फिर निर्वात के दबाव की मदद से इसे सीधे जो अभिष्ट कोशिका है उसके डीएनए में डाल दिया जाता है। किसके माध्यम से, जीन गन के माध्यम से। फिर बात करें इस तकनीक को बायोलिटिक्स भी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि इस तकनीक है जीन गन है, इस तकनीक को बायोलिटिक्स भी कहते हैं। इस चित्र को थोड़ी सी देर बाद देखेंगे। दूसरा तरीका हमारे नैनो रोबोट। नैनो रोबोट की बात करें तो ये एक अत्यंत आधुनिक तकनीक है। ये क्या है, अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें हमारे नैनो तकनीक से बने सूक्ष्म रोबोट का उपयोग करके वांछित जीन को सीधे लक्षित कोशिका तक सटीक रूप से पहुंचाया जाता है। नैनो रोबोट्स कहते हैं इसको। फिर वाहक के रूप में वायरस की बात करें तो कुछ वायरसों के आनुवंशिक पदार्थ को निकालकर उन्हें हानि रहित बना दिया जाता है। क्या, कुछ वायरसों के जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको निकाल दिया तो आनुवंशिक पदार्थ निकलते वो हानिकारक नहीं रहे। फिर उनमें वांछित स्वस्थ जीन डाल दिया जाता है और ये वायरस इन जीन को मानव कोशिकाओं के नाभिक मतलब न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हमारे रेट्रोवायरस, एडेनोवायरस ऐसे वायरस है जो इस तरह काम करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो वास्तविक डीएनए है उसको तो हमने बाहर निकाल लिया था। चित्र के माध्यम से देखें तो एक तरह से एक गन है जो हमारे जीन गन, इसमें क्या सोने या फिर टंगस्टन की प्लेट चढ़ा दी जाती है। फिर क्या कहते हैं, जैसे गोली की तरह इस पे लगती है तो निर्वात के दबाव की वजह से अंदर जाता है और उससे जुड़ जाता है। या फिर हमारे नैनो रोबोट्स की बात करें तो छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जो ब्लड के अंदर काम आते हैं। ये हमारी ये रोबोट्स है, इसके अंदर वांछित डीएनए होता है तो रोबोट्स क्या करता है, कोशिका के अंदर जाता है और जुड़ जाता है। और फिर हमारे वाहक के रूप में वायरस की बात करें, जैसे हमारा एक हानि रहित वायरस है तो इसमें क्या किया, जो इसका डीएनए वो बाहर निकाल दिया और वांछित डीएनए इसके अंदर डाल दिया। वांछित डीएनए डालने के बाद इस वायरस को कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है और ये जगह पे जाके जुड़ जाता है। तो इस तरह हमारे 3 तरीके हैं जीन को कोशिका के अंदर प्रवेश कराने के। एक तो हमारा जीन गन, दूसरा नैनो रोबोट और तीसरा वाहक के रूप में वायरस। अब हम देखेंगे जीन थेरेपी के कहाँ कहाँ उपयोग किए जा सकते हैं। जीन थेरेपी के प्रमुख उपयोग या एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे कृषि या वनस्पति विज्ञान में इसको काम में लिया जाता है। वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग क्या सबसे ज़्यादा उपयोग पौधों मतलब पादप कोशिकाओं को रोग प्रतिरोधी बनाने और उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जा रहा है। मानव चिकित्सा की बात करें तो मनुष्यों में इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से आनुवंशिक और जो लाइलाज बीमारियां हैं उनको उपचार में किया जाता है। ऐसी बीमारियां जो दूर नहीं होती, जैसे हमारे एल्जाइमर है, पार्किंसंस रोग है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इसके अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये जो हमारे जीन या जीनोम एडिटिंग है इसके बारे में अगले पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 रहेगा ये आज का। तो इस तरह हमारे 3 पार्ट बनेंगे। 2 पार्ट के अंदर हम जो बाकी की जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है उसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। बाकी 2 पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।